हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से, जितने भी देश प्रदेश भर के विद्यार्थी हैं, उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि जो मैं वादा किया था सेमिनार में आप लोगों से मुलाकात के लिए, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। किसी कारणवश कुछ क्लासेस थी, कुछ निजी कार्य थे जिसकी वजह से बहुत इमरजेंसी थी मुझे, इसलिए मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो आप लोग इंतज़ार करते रहे। मैं आपके यूट्यूब्स के कमेंट्स भी देखता रहा और वहाँ पर भी आपकी इंतज़ार देखता रहा, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया। तो उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हालाँकि मेरा धर्म और मेरा कर्म सिर्फ़ यही है कि मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँ और आपको उस लायक बनाऊँ कि उस मंच पर जाकर कल आप भी खड़े हो सकें। शिक्षक तो वैसे भी एक सड़क की तरह है। इस सड़क पर एक जनरेशन आएगी, सफल होकर आगे चली जाएगी, फिर एक दूसरी जनरेशन आएगी और हमें उन्हें भी रास्ता देना है, उन्हें भी चलने का सलीका सिखाना है और उन्हें भी अपनी मंजिल तक पहुँचाना है। हमारा काम है कि हम एक ही स्थान पे खड़े होकर पूरे प्रदेश भर के अपने विद्यार्थियों को, भाई-बहनों को अपनी मंजिल तक, अपने सपनों तक पहुँचाते रहें। और वही कोशिश मैं दिन-रात कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक, यूट्यूब से लेके क्लासेस तक, ऐप से लेके ऑफ़लाइन तक, और ये मैं हमेशा करता रहूँगा। तो इस वजह से मैं शायद सेमिनार में नहीं आ पाया। पहुँचा था, हालाँकि मुझे 5 मिनट में ही वापस आ जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसीज़ आ गई थी और इस वजह से मैं क्लास में भी नहीं आ पाया। फिर बाद में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत सारे बच्चे मुलाकात करने के लिए आए होंगे, फिर आएगा कोई अवसर। मुलाकात के लिए एक हम मीटअप के लिए एक प्रोग्राम कभी कर लेंगे आगे, फिर मुलाकात हो जाएगी। तो उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे आपके कमेंट्स देखे और बहुत आप उत्सुक थे, परेशान थे। तो मुझे भी बड़ा गिल्ट फ़ील हुआ कि मैं पहुँच नहीं पाया, वादा किया था आने का। तो ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मेन कर्म ये है जो मैं करने जा रहा हूँ और ये मैं पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ हमेशा करते रहना चाहता हूँ कि बाकी आप सब अपने सपने में सफल हो पाएँ, अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ और आपको वहाँ तक पहुँचाने में मैं अपनी मदद करता रहूँ और अपनी कोशिशें करता रहूँ। चलिए, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं सेशन में आगे और नज़र डालते हैं आज की सुर्खी मोटिवेशनल कोट्स पर। और आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि परिणामों का निर्णय करना हमारे कार्यक्षेत्र नहीं है। डिसीजन हम बताएं यस होगा कि नो, ये आपका न कार्यक्षेत्र है, न हमारा कार्यक्षेत्र है, न इस सृष्टि पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र है। तो इस धरा पर आए हुए लोगों का कार्यक्षेत्र क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? हम तो एकमात्र कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। किस क्या करने के लिए उत्तरदायी हैं, क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हमारे हाथ में है? वर्क, कर्म मेरे हाथ में है, इसके अलावा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए परिणाम के बारे में आपको नहीं सोचना है और परिणाम का निर्णय लेना भी हमारे और आपके हाथ में नहीं है, वो कोई और लेता है। तो उसके लिए हम इतना क्यों चिंतित हो, इसके लिए क्यों इतना परेशान हो? हमारे हाथ में एक चीज है, कर्म। वो जितना बेहतर हो सकता है वो हम करते रहेंगे, बाकी परिणाम क्या होगा वो तय करेंगे। ठीक है? तो इसलिए कर्म आपके हाथ में है, कार्य आपके हाथ में, आप इसके लिए उत्तरदायी हैं, परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जिसके लिए आप उत्तरदायी नहीं, तो उसके लिए सोच सोच कर क्यों परेशान होना? आप परेशान होइए उसके लिए जो आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? कर्म, कार्य कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो करते रहिए। चलिए, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। और आज की पहली सुर्खियां में पढ़ाने वाला हूं कि आईएमएफ विश्व बैंक की बैठक 2026 की मेजबानी करेगा थाईलैंड। आईएमएफ और विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद की गई थी, जिनका काम वित्तीय स्थिरता को स्थायित्व करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, विकासशील देशों के विनिर्माण के लिए ऋण प्रदान करना था, उनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। और इस बार इस बैठक का आयोजन कौन कर रहा है? इस बैठक का आयोजन जो है वो थाईलैंड कर रहा है। आज की अगली सुर्खियां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ओडिशा पुलिस को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान किया गया है। ये राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया जाने वाला एक श्रेष्ठ पुरस्कार है जो पुलिस के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, साहित्य के क्षेत्र में ये बड़ा पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में ये बड़ा पुरस्कार है, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वैसे पुलिस बलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है और अभी हाल ही में यह पुरस्कार उड़ीसा पुलिस को दिया गया है। और यह सवाल कमीशन ने कई बार पूछा है, अलग अलग कमीशन ने पूछा है, अलग अलग परीक्षाओं ने पूछा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार लगा लीजिएगा। इसलिए इसमें क्या लगा लीजिएगा? इसलिए इसमें 4 स्टार लगा लीजिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की अगली सुर्खियां है कि लखपति बिटिया योजना की शुरुआत अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना आज से बहुत साल पहले 2008 में लखपति लाडली योजना की शुरुआत की गई थी। उन्हीं बेटियों के उत्थान, उनके शैक्षणिक विकास के लिए, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए।
हालांकि धरातल पर उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उसी का नाम बदलते हुए, उसका विस्तार करते हुए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को, बेटियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में जाने के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत किया गया है। एक लखपति दीदी योजना भी है जो भी बिहार पीसीएस में भी आया था और समीक्षा अधिकारी के मेंस में भी आया था, जिसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अच्छा, समीक्षा अधिकारी के रिजल्ट आने के बाद हमारी आपकी बातचीत नहीं हुई है और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर, और इस क्लास के भी ऐसे तमाम बच्चे होंगे जो लगातार इस क्लास से जुड़े रहे होंगे, मैराथन के साथ जुड़े रहे होंगे अलग अलग बैचेस में। तो जिन बच्चों का समीक्षा अधिकारी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, शायद मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 419 बच्चों के आसपास सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपका लगभग 338 बच्चों का सिलेक्शन तो समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है और कुछ लगभग शायद 81 या 82 बच्चों का सिलेक्शन सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। तो ARO का 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो जिन बच्चों का चयन हुआ है, तो एक बार फिर से उन बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद, शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाई कि आप अपने इस सफ़र में अच्छे से जाकर सेवा दीजिए, काम करिए। और जिनका रिजल्ट नहीं फाइनल हुआ, क्योंकि इसमें लगभग 4000 से अधिक बच्चे ने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो 3500 से ज़्यादा बच्चे असफल हुए हैं। उनके लिए बस एक ही संदेश है, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस का एग्ज़ाम दिया है, वहाँ से बाहर हुए हैं, तो ये आपकी सफलता का हिस्सा है, ये आपकी असफलता नहीं है। मैं बार-बार कहता हूँ, जब आप सफलता के नज़दीक जाके असफल होते हैं, तो आपकी सफलता का हिस्सा माना जाता है, उसका पार्ट माना जाता है। तो आप असफल हुए हैं तो निराश मत होइएगा, मायूस मत होइएगा। हालाँकि ये बात कहना व्यावहारिक तौर पर आसान होता है, लेकिन जिसके साथ ये परिणाम गुज़रता है, ऐसे परिणामों से हम लोग भी गुज़रे हैं, तो उससे उबर पाना, निकल पाना व्यावहारिक तौर पर एक मुश्किल काम होता है। लेकिन सत्य भी यही है कि निकलना पड़ता है। वास्तविकता भी यही है कि लोग निकले हैं और आगे बढ़े हैं और जीते हैं। तो इसलिए आप उस शोक से, उस सैडनेस से बाहर निकलिए और अपनी ताकत को पहचानिए, खुद पे भरोसा करिए, आगे बढ़िए, अगला परिणाम आपका होगा। लेकिन उठना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके हाथ में फिर क्या है? कर्म, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप मेंस दे रहे हैं, इसका मतलब आप डिज़र्व करते हैं। कुछ चूक हो गई, वैकेंसी लिमिटेड होती है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, आपसे किसी ने एक क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया इसलिए वो चयनित हो गया, आप एक क्वेश्चन पीछे रह गए इसलिए बाहर हो गए, क्योंकि सीटें कम थी। इसका मतलब आप में काबिलियत पर कोई शक नहीं की जाती है, कंपटीशन के दौर में थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो यही सहानुभूति मैं उन असफल विद्यार्थियों को दूंगा। तो लखपति बिटिया योजना की शुरुआत ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। स्कूल चले हम, स्कूल चले नहीं, स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। हालांकि ऐसी ही एक योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस योजना को शुरुआत किया उसका नाम है स्कूल चले हम, और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम है स्कूल चले हम। और ये अलग अलग योजनाएं शुरू की गई हैं। आज की अगली सुर्खियां में पढ़ाने वाला हूं, भारत ने बुर्किना फासो को 1000 मीट्रिक चावल की खेप भेजी है, वहां के आर्थिक और खाद्य सुरक्षा के लिए, वहां की भूख की संकट से बचने के लिए। ये बुर्किना फासो एक ऐसा कंट्री है जो फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो स्थल रुद्ध देश है। इसको अभी भारत ने क्या किया है? 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। तो ये भारत की पड़ोसी देशों या दुनिया के अन्य किसी भी संकट में फंसे हुए देशों के प्रति भारत की करुणा को भी दर्शाता है। आज की अगली सुर्खियां में पढ़ाऊंगा कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, और इसमें भारत की रैंकिंग पिछले 10 वर्षों में शायद सबसे बेहतर हो गई है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में सबसे कम शटडाउन 2025 में हुआ है। हालांकि ठीक ठाक बार हुआ है, लेकिन सर्वाधिक बार शायद म्यांमार में हुआ है, इसलिए म्यांमार सूची में नंबर 1 पर आ गया और भारत नंबर 2 पे चला गया है। और आज की सबसे अंतिम सुर्खियां में पढ़ाने वाला हूं कि रविचंद्रन अश्विन को यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल कर लिया गया है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग सुर्खियां, लेकिन हर सुर्खियां अपने आप में परीक्षा का सवाल है, हर सुर्खियां अपने आप में 4 स्टार है। इसलिए सारी सुर्खियों को बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे से हम लोगों को पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के सवालों पर। सैटरडे को तो मैंने 100 क्वेश्चन का टेस्ट करा दिया था, यानी कि फ्राइडे के सवालों को। चलिए नजर डालते हैं। फ्राइडे को हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का बैठक का आयोजन बेंगलुरु में हुआ और दक्षिण अफ्रीका को इस ब्रिक्स सम्मेलन में 2014 में शामिल किया गया। इसका पहला स्टेटमेंट भी गलत है, इसका दूसरा भी गलत है, क्योंकि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में नहीं किया गया, बल्कि उसका आयोजन जो किया गया वह नई दिल्ली में किया गया था। दूसरी बात है कि दक्षिण अफ्रीका को इसमें 2014 में नहीं बल्कि 2010 में ब्राजील के ब्राजीलिया में शामिल किया गया था, इसलिए दोनों गलत है। पूछ रहा है कौन सही है, न तो पहला सही है न ही दूसरा। राइट आंसर डी हो जाएगा।
ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें, इसका संस्करण याद रखना है, ये 18वां है। आयोजन स्थल नई दिल्ली में हुआ। आधारित रहा नवाचार पर, सहयोग पर, पर्यावरण स्थिरता पर। ब्रिक्स प्लस में अब इथोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान और यूई जैसे कंट्री भी शामिल हो चुके हैं। 49% जनसंख्या का नेतृत्व करता है, 40% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है और 26% पूरे वैश्विक व्यापार का रिप्रेजेंटेशन वर्तमान में ये ब्रिक्स प्लस कंट्रीज करते हैं। ब्रिक्स 2026 सम्मेलन की बात करें, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा 18वें संस्करण का, जिसका मुख्य बिंदु रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी है। जब से इसका सम्मेलन 2006 से हो रहा है, 2006 में ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था रूस के एकातेरिनबर्ग में, और रूस के एकातेरिनबर्ग में जब इसका पहला सम्मेलन हुआ था, तब उसके बाद से भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता 12 में करता है, दूसरी बार 16 में, तीसरी बार 21 में, चौथी बार 26 में कर रहा है। यानी कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कुल 4 बार कर चुका है। 3 नामों से गुजरा, पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हुआ, अब ब्रिक्स प्लस हो गया है। वित्तीय सहयोग के लिए एनडीबी की स्थापना नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ये आपके लिए स्टैटिक जीके है, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए स्टैटिक जीके है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एनडीबी की स्थापना का जो विचार आया था 2012 में आया था। दोनों अलग अलग बात होती है, इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जल्दबाजी में कई बार आप पढ़ते हैं तो गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाता है। विचार 2012 में आया, लेकिन इसकी स्थापना 2014 में फोर्टालेजा सम्मेलन में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई में बनाया गया है। ये सारे सवाल अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे, इसलिए बिगिनर स्टूडेंट इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रिक का नाम पड़ा 2001 में, जिम ओ'नील ने इस नाम को दिया। 2006 में इसकी अनौपचारिक शुरुआत हुई। 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में इसकी पहली बैठक हुई। 2010 का सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ, जहां साउथ अफ्रीका जुड़ा, और वहीं पर इसका नाम ब्रिक्स से बदल करके ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स नाम पड़ा साउथ अफ्रीका जुड़ने पर। इसका सम्मेलन उसके बाद पहला जो हुआ वो चीन के शान्या शहर में हुआ। नवीनतम कंट्रीज के रूप में इसमें ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया और इथियोपिया शामिल हो गए हैं। इसलिए इसका नाम इतना विस्तारित तो नहीं किया जा सकता, सीधे तौर पर एक शब्दों में इसे अब ब्रिक्स प्लस कह दिया जा रहा है। दूसरा सवाल हम लोगों ने पढ़ा था, यामाहा म्यूजिक इंडिया ने ए आर रहमान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यामाहा म्यूजिक इंडिया की स्थापना 2010 में की गई थी। तो अभी ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो आपके ए आर रहमान बने, ये सही है, लेकिन यामाहा म्यूजिक इंडिया की स्थापना 2010 में नहीं की गई है, बल्कि इसकी स्थापना जो की गई है वो 2008 में की गई। कब की गई है इसकी स्थापना? बल्कि 2008 में की गई है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, और यहाँ बताना क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, तो दूसरा गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ए आर रहमान की बात किया जाए, ये ब्रांड एम्बेसडर बने यामाहा म्यूजिक इंडिया के। एक वाद्य यंत्र कंपनी है जो गिटार, कीबोर्ड, संगीत उपकरण बनाती है। भारत में इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है। ये 2 पॉइंट इसके क्या है? स्टैटिक जीके हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके पर कमांड रखना है भैया, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान का एकदम ट्रेंड है कि हर करंट अफेयर में एक स्टैटिक जीके घुसा रहता है। अब उस स्टैटिक जीके पर कमांड न होने पर करंट अफेयर आने के बावजूद भी वह सवाल आपके हाथ से फिसल जाएगा। और कुल मिला के हमें सवाल सही करना जिम्मेदारी है, करंट जानना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वर्तमान के करंट को सही करने के लिए उसका स्टैटिक जीके पर कमांड होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हर रोज उसके साथ स्टैटिक जीके को जोड़ता रहता हूं और बताता रहता हूं। इसी को स्टैटिक जीके कहा जाता है, ताकि बिगिनर बच्चे समझते भी रहें कि हमें इन बिंदुओं पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ए आर रहमान की बात किया जाए तो 2026 में प्रसिद्ध अकादमी पुरस्कार मिला, 2 ऑस्कर मिले हैं, 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो ए आर रहमान की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों की सब बात करें तो इनको ऑस्कर अकादमी अवार्ड 2009 में मिला था स्लम डॉग के लिए, मिलेनियर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, और जय हो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का इनको ओरिजिनल स्कोर और ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड इनको 2010 में दिया गया था स्लम डॉग, मिलेनियर के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुके हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इनको 2009 में मिला, इसी स्लम डॉग मिलेनियर के लिए दिया गया था, इसी स्लम डॉग मिलेनियर के लिए दिया गया था। बाफ्टा अवार्ड इनको 2009 में मिला, इसी स्लम डॉग मिलेनियर के लिए दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो 6 बार इनको मिल चुका है। फिल्मों में जैसे रोजा, मिंसारा कनाऊ, लगान जैसी फिल्मों के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। देश का तीसरा और चौथा सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि पद्म श्री इनको 2000 में मिला है, पद्म भूषण इनको 2010 में दिया गया है। अन्य सम्मानों में बात करें तो 15 फिल्म फेयर हिंदी और 16 फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। ए आर रहमान ऐसी शख्सियत हैं जिनको 15 फिल्म फेयर हिंदी का और 16 फिल्म फेयर दक्षिण का पुरस्कार दिया जा चुका है। अन्य सम्मानों में
मैंने आपको ये बता ही दिया। फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन पुरस्कार 1995 में मिला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2010 में मिला। उन्हें मद्रास का मोजार्ट भी कहा जाता है और वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। तो मैंने ए.आर. रहमान को केवल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नहीं बताया, बल्कि ए.आर. रहमान के पूरे जीवन की उपलब्धि बता दी। ऑस्कर से लेकर के पद्म भूषण तक, पद्म भूषण से लेकर पद्मश्री तक, पद्मश्री से लेकर के राष्ट्रीय फिल्म तक, राष्ट्रीय फिल्म से लेकर फिल्म फेयर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जितने भी पुरस्कार आज तक इनके जीवन में मिले हैं, मैंने सारे पुरस्कारों की चर्चा कर दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पीएम मोदी ने महावीर जयंती पर गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये आपका सही है। महावीर जयंती 1 अप्रैल को मनाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि महावीर जयंती जो है 1 अप्रैल को नहीं मनाई जाती, ये बल्कि 31 मार्च को मनाया जाता है। ये महावीर जयंती जो है 31 मार्च को अपनाया जाता है, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। और बताना क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, तो पहला कथन सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो इसका कारण क्या है? महावीर जयंती 31 मार्च, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। उद्घाटन स्थल गांधीनगर गुजरात के कोबा तीर्थ में। उद्घाटनकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। ये पॉइंट अलग से, ये प्रश्न अलग से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है। बीबीसी का नया प्रमुख, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम में, नियुक्ति का एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में रहेगा कि बीबीसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? समीर शाह को, टिम डेवी को, या मैट ब्रेटिन को? इनमें से कोई नहीं। टिम डेविड का मैं नामे ले रहा था ना, जो खतरनाक बैटिंग परसों कर दिया भाई, वो लंबे लंबे छक्के, थर्ड टीयर में जाके गिर रही थी उनके छक्के, याद आया? शायद 25 गेंद पे 70 रन बना दिया उन्होंने 25 गेंद में 70 रनों की पारी खेल दी। 25 गेंदों में उन्होंने 70 रनों की पारी खेली है। शानदार बैटिंग उन्होंने किया है। जो पहले मुंबई इंडियंस से खेलते थे, अभी किससे खेल रहे हैं? अभी वो शायद तो बेंगलुरु की टीम से खेल रहे हैं ना। तो आपने देखा कि शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है। और तो इसलिए मैट ब्रिटिन बने हैं, टिम डेवी का स्थान लिया है इनके नाम पे, मैंने कल आपको याद कराया था परसों। मैट ब्रिटिन की बात करें, ये बीबीसी के कौन से प्रमुख बने हैं? 18वें प्रमुख बने हैं, और ब्रिक्स का सम्मेलन भी 18वां रहा। ये पहले गूगल के प्रमुख थे और इन्होंने स्थान लिया है टिम डेवी का। ये बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। लंदन का ये राष्ट्रीय प्रसारण है, जिसकी स्थापना 1927 में की गई है। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2015 स्मृति मंधाना को मिला है। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है आपको, ये अलग से नोट कर लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। और पूरा पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को शतरंज के लिए खिलाड़ी हैं दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को निशानेबाजी से हैं, उनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अभी क्लास में है, करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन निदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक सेकंड का थोड़ा समय दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वीर विक्रम यादव को, विलियम वाल्स को, फैज अहमद किदवई को? इनमें से कोई नहीं। तो वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है, फैज अहमद किदवई का ये स्थान लेंगे। तो वीर विक्रम यादव की नियुक्ति की बात किया जाए तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख हैं, ये स्थान लिया है फैज अहमद किदवई का। विक्रम यादव की क्या उपलब्धि रही है? ये 1996 बैच के ओडिशा कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे ये। डीजीसीए की बात कर लें, इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं, क्योंकि डीजीसीए चर्चा में आ गया। तो अब इसका हम लोगों को स्टैटिक जीके देखना पड़ेगा। क्या? अब इसका स्टैटिक जीके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डीजीसीए का स्टैटिक जीके क्या है। कार्य विमानों की सुविधाओं की देखरेख करना। स्थापना 1927 और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली बनाया गया है। मियामी ओपन जीतकर प्रतिष्ठित सनसाइन डबल पूरा करने वाले पहले 8वें खिलाड़ी कौन बन गए? जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, या जेरी लेहका, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर हो जाएगा। तो मियामी ओपन में विजेता बने हैं जैनिक सिनर, जो कहां से हैं? इटली से हैं। इंडियन वेल्स ओपन भी जीता है। किसको हराया है इन्होंने? अभी जेरी लेहका को हराया है। महिला वर्ग में कौन जीता है? आर्याना सबालेंका, जो कि कहां से हैं? बेलारूस को। और इन्होंने इंडियन वेल्स को जीता है। क्या? इन्होंने भी इंडियन वेल्स को जीता है। सनसाइन डबल
इंडियन वेल्स और मियामी ओपन पूरा करने वाले 8वें पुरुष खिलाड़ी बन गए और पहले खिलाड़ी जो थे उनका नाम था जिम कुरियर, जो 1991 में बने थे। सबसे अंतिम रिवीजन का सवाल कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कहां शुरू किया गया, कहां पर अभी शुरू किया गया? नई दिल्ली में, उलान बटोर के मंगोलिया में। ये कहां पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उलान बटोर मंगोलिया में शुरू किया गया है। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 शुरू हुआ उलान बटोर मंगोलिया में, जो 28 मार्च से 11 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 20 सदस्यीय भारतीय दल भेजा गया है। ये क्या परफॉर्म हुआ, कौन शानदार प्रदर्शन किया, जब इस खेल का समापन हो जाएगा तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को डिटेल में पढ़ा दूंगा और स्टैटिक को कवर कर दूंगा। रिवीजन पूरा हुआ। आज के पहले सवाल पर हम लोग नजर डालते हैं। आज के पहले सवाल पर हम लोग नजर डालते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। आईएमएफ विश्व बैंक की मेजबानी 2026 की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। थाईलैंड ने 1991 में इससे पहले इस बैठक की क्या की थी? इस बैठक की 1991 में इस बैठक की मेजबानी की थी। अब हमें बताना है कि इस बार इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, क्या भारत कर रहा है? तो आईएमएफ विश्व बैंक की, संयुक्त रूप से ध्यान रखिएगा, आईएमएफ की और विश्व बैंक की, यानी कि वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की मेजबानी जो है वह कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी जो है थाईलैंड कर रहा है। इसकी मेजबानी जो है थाईलैंड कर रहा है। वैसे तो आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठकें जो हैं वह तो प्रतिवर्ष होती रहती हैं। इसकी बैठकें तो प्रतिवर्ष होती रहती हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप प्यारे विद्यार्थियों को बता दूं, जो इसके सदस्य देश होते हैं उन सदस्य देशों के द्वारा इसकी अध्यक्षता प्रत्येक तीसरे वर्ष की जाती है। सदस्य देशों द्वारा इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वह प्रत्येक तीसरे वर्ष की जाती है, प्रत्येक तीसरे वर्ष की जाती है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इस बैठक में 191 कंट्री के लगभग 15,000 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या? लगभग इसमें 15,000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें क्या शामिल हो रहे हैं? 15,000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें दुनिया भर के वित्त मंत्री भाग लेंगे। कौन लेंगे? इसमें दुनिया भर के वित्त मंत्री भाग लेंगे। दुनिया भर के वित्त मंत्री इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ इसमें आरबीआई के गवर्नर भी भाग लेंगे। इसमें आरबीआई के गवर्नर भी विश्व भर के भाग लेंगे। साथ ही साथ अन्य भी नीति निर्माता इसमें आएंगे। अन्य भी नीति निर्माता इसमें आएंगे। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड ने इससे पहले इसकी बैठक कब की थी? तो थाईलैंड ने इससे पहले इसकी जो बैठक की थी, थाईलैंड ने इससे पहले आईएमएफ और विश्व बैंक की जो बैठक की थी वह 1991 में की थी। कब की थी? 1991 में इससे पहले थाईलैंड ने क्या की थी? इसकी बैठक की थी। अब बात आती है थोड़ा इसके स्टैटिक जीके को भी जान लेना जरूरी है कि इसका स्टैटिक जीके क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार स्थापना को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, मैं लिख देता हूँ। इसकी स्थापना को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। दोनों की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चाहे वह वर्ल्ड बैंक रही हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वह आईएमएफ हो, दोनों की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिरता और पुनर्निर्माण के लिए, क्या लाने के लिए? पूरी दुनिया भर में कैसे आर्थिक स्थिरता लाई जाए और विकासशील देशों का कैसे विनिर्माण हो, कैसे उनका विकास हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यूएसए में जुलाई 1944 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था। क्या? जुलाई 1944 में। कब हुआ था? जुलाई 1944 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। उस अमेरिका के सम्मेलन कहां पर हुआ था? न्यू हैम्पशायर में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये बात बहुत कम बच्चे जानते होंगे शायद। न्यू हैम्पशायर में इसका सम्मेलन हुआ था और वहां पर आयोजित जो सम्मेलन हुआ था उसको हम किस सम्मेलन के नाम से जानते हैं? ये बात सब जानते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उस सम्मेलन को हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो जुलाई 1944 में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की क्या कर दी गई थी? स्थापना के लिए वहां पर चर्चा कर दी गई थी। हालांकि अस्तित्व में 27 दिसंबर को आया, इसीलिए ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। इसीलिए इस सम्मेलन को हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस इसे हम कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सम्मेलन के माध्यम से जहां एक तरफ विश्व बैंक की स्थापना की गई, वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ की स्थापना की गई। ये जो
जो सम्मेलन हुआ था, जो ये बैठक हुई थी, वह जुलाई 1944 में हुआ था। लेकिन ये अस्तित्व में कब आए? ये विश्व बैंक और आईएमएफ अस्तित्व में दिसंबर 1945 में आते हैं। कब अस्तित्व में आते हैं? ये अस्तित्व में 1945 में आते हैं। इस सम्मेलन में इनकी स्थापना की घोषणा कर दी गई, लेकिन दिसंबर 1945 में ये अस्तित्व में आते हैं। इसीलिए आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई टीचर आपको ये बता देता है कि आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। कहीं आप किताबों में पढ़ लेते हैं कि इनकी शुरुआत, इनका इस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुआ और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी स्थापना की बात किया जाए तो यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन ये कार्य करना शुरू कब से करते हैं, ये अस्तित्व में कब आते हैं? ये 27 दिसंबर 1945 में अस्तित्व में आते हैं। इसलिए कई बार इनकी स्थापना 1945 बताई जाती है। दोनों की एक साथ स्थापना हुई है और इनका हेडक्वार्टर जो बनाया गया है, इनका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वह वाशिंगटन डीसी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वह वाशिंगटन डीसी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इनका हेडक्वार्टर जो बनाया गया है वह वाशिंगटन डीसी बनाया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आईएमएफ का उद्देश्य जहां एक तरफ आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है, वहीं दूसरी तरफ विश्व बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके विनिर्माण के लिए ऋण उपलब्ध कराना होता है। समझ में आ रही बातें? ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब 2 सवालों की जिम्मेदारी आप पर है, वो कमेंट करके आप यूट्यूब पर भी बता सकते हैं, बाद में बता सकते हैं। नहीं तो मैं कल इसका जब रिवीजन कराऊंगा तो 2 नाम बताऊंगा। वर्तमान में आईएमएफ के प्रमुख कौन है और वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख कौन है। ये सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के रूप में और कभी कभी करंट अफेयर के रूप में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका पहला गलत है, क्योंकि भारत इसकी मेजबानी नहीं कर रहा है। इसकी मेजबानी जो है वह थाईलैंड कर रहा है। कौन कर रहा है? थाईलैंड कर रहा है। और बताना क्या है, सही क्या है? तो सही इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो है आपका वो बी हो जाएगा। थाईलैंड अक्टूबर 2026 में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वार्षिक बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है, जो इसके लिए 35 वर्षों बाद एक महत्वपूर्ण अवसर है। 1991 के बाद यह अवसर मिल रहा है। कौन से बाद? 1991 के बाद, 1991 के बाद यह अवसर मिल रहा है। इससे पहले उसने 1991 में इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी की। यह बैठक वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रतीक मानी जाती है और हर तीसरे वर्ष किसी सदस्य देश में यह आयोजित होती है। 2026 का आयोजन थाईलैंड को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंच पर एक मजबूत स्थिरता भी प्रदान करेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों का अवसर वित्त का ओलंपिक कहा जाता है। इसमें दुनिया भर के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर, नीति निर्माता और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। 2026 में इस आयोजन में लगभग 191 देशों से 15,000 से अधिक प्रतिभागियों में इसके शामिल होने की संभावना है। यह मंच वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, वित्तीय स्थिरता और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थाईलैंड के लिए रणनीतिक अवसर क्या है? इस आयोजन की मेजबानी थाईलैंड की दक्षिण पूर्व एशिया में उभरती आर्थिक शक्ति को क्या करता है? ये दर्शाता है। देश इस अवसर का उपयोग अपनी वैश्विक छवि को मजबूत करने में, विदेशी निवेश आकर्षित करने में, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में करता है। बैंकॉक स्थित क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक आयोजित होगी। यह स्थान नोट कर लीजिएगा, यह स्थान नोट कर लीजिएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि थाईलैंड में इसका आयोजन कहां हो रहा है, जो आधुनिक सुविधाओं और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे से लैस होगा। अच्छा, इतने बड़े सम्मेलनों की थीम भी पूछी जा सकती है। जब भी कोई इतने इंटरनेशनल और इतने बड़े कोई समिट होती हैं तो उस समिट की क्या पूछी जा सकती है? उस समिट की थीम भी पूछी जा सकती है। तो 2026 की बैठकों का मुख्य विषय थाईलैंड्स न्यू होराइजन्स, एम्पावरिंग पीपल, बिल्डिंग रेजिलियंस रखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, रेजिलियंस रखा गया है, ये इसकी थीम है। थीम को भी नोट करना है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट नोट्स में स्थान भी होना चाहिए, थीम भी होना चाहिए नोट में। इस थीम के तहत समावेशी विकास, डिजिटल वित्त, रोजगार सृजन और आर्थिक लचीलापन जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही युवा सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए यंग इकोनॉमिस्ट प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जी के तथ्य मैंने सब बता ही दिए, आपको पहले से बता दिए सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, इसको राष्ट्रपति कलर पुरस्कार भी कहा जाता है।
इसी को हम लोग राष्ट्रपति कलर पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को बहुत बोलचाल भाषा में राष्ट्रपति कलर पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार। और राष्ट्रपति कलर पुरस्कार किसी पुलिस बल को उनकी सेवा के लिए, उनकी दक्षता के लिए, उनके कौशल के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए यह पुरस्कार पुलिस बल को दिया जाता है। और ये पुलिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। पुलिस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में यह पुरस्कार आता है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार जो है वह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश पर। केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश पर यह पुरस्कार जो है वह दिया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार किसको दिया गया? ओडिशा पुलिस को दिया गया। क्या? ओडिशा पुलिस को दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। यह पुरस्कार इस बार किसको दिया गया? ओडिशा पुलिस को यह पुरस्कार दिया गया। और ओडिशा पुलिस की स्थापना कब हुई है? ओडिशा पुलिस की स्थापना 1936 में हुई है, 1936 में हुई है। और ये अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ये अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो उड़ीसा पुलिस अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कौन सा? 90वां स्थापना दिवस इस बार मना रहा है। और इस 90वां स्थापना दिवस पर उड़ीसा पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि मिली कि पुलिस के क्षेत्र में एक प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार से इसे नवाजा गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1940 में नहीं की गई, बल्कि इसकी स्थापना जो की गई वह 1936 में की गई है। और पहला सही है क्योंकि यह पुरस्कार उड़ीसा पुलिस को सम्मानित किया गया है। कौन सा गलत है? गलत दूसरा है, इसलिए राइट आंसर इसका बी मानेंगे। सारी बात मैंने समझा दी, सारी बात मैंने इसमें लगभग आपको समझा दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है और किसको मिला है, और उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके पूछ सकता है कि ओडिशा पुलिस की स्थापना कब हुई और कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है, ये सारी बातें मैंने बता दी। आइए आते हैं सीधे तीसरे प्रश्न में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लखपति बिटिया योजना दिल्ली से शुरू की गई। दिल्ली सरकार ने 2018 में लाडली योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अभी लखपति बिटिया योजना की शुरुआत शुरू की गई। क्या? अभी एक लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई। अभी एक लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है। एक लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है, लखपति बिटिया योजना। और लखपति बिटिया योजना से पहले दिल्ली में एक योजना चलती थी जिसका नाम था लखपति लाडली योजना। योजनाओं की कमी भारत में नहीं है, राज्य में भी नहीं है। लाडली योजना, लाडली योजना। अभी हम कह सकते हैं इसी लखपति लाडली योजना का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम लखपति बिटिया योजना करके इसे 2026 में शुरू किया गया है। और ये दिल्ली में लखपति लाडली योजना 2008 में शुरू हुआ था। हालांकि धरातल में ये योजना उतनी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इस योजना के तहत लड़कियों को, बेटियों को जो लाभ मिलना था वो वास्तव में लाभ मिल नहीं पाया, इसलिए धरातल पर ये योजना बहुत सफल नहीं हो पाई थी। इसीलिए इसका नाम बदल करके न केवल लखपति बिटिया योजना किया गया है, और ये काम किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। ये काम किसने किया है? ये काम जो है वह दिल्ली सरकार ने किया है। ये काम जो है दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने केवल इसका नाम नहीं बदला है, बल्कि इस योजना का विस्तार भी किया है। किस बात के लिए?
धनराशि को लेकर विस्तार किया है और धन आवंटन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है कि धन आवंटन इस प्रकार से किया जाए ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष पहुंच हो जाए और इसके माध्यम से केवल बेटियों का, लड़कियों का अकादमिक शिक्षा का सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि उनको उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा में भी सहयोग किया जाएगा। यानी उनको ये राशि अब किसी डिप्लोमा के लिए भी दिया जा सकता है। क्या? डिप्लोमा के लिए भी दिया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि लखपति लाडली योजना की जो असफलता के कारण थे उसकी पुनरावृत्ति न हो, बल्कि उन कमियों को दूर करके इसका और विस्तार किया जाए और नगद धनराशि की लाभार्थी तक सीधे पहुंच की जाए। शायद उसका सबसे बड़ा माध्यम डीबीटी हुई हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसी प्रक्रिया के माध्यम से बीच की जो मध्यस्थता की भूमिका होती है वो समाप्त हो सकती है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 2018 में नहीं बल्कि 2008 में दिल्ली लाडली योजना की शुरुआत की थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सही बताना है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें कुछ बातें आपको सिखानी है। दिल्ली सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई लाडली योजना को लखपति बिटिया योजना बनाने का फैसला किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि यह सिर्फ नाम बदलना ही नहीं है, इसमें रकम यानी राशि बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन अधिक किया गया है। पैसे देने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल बना दी गई है और लंबे समय से लटके भुगतानों का समाधान तलाशा गया है। हालांकि ये योजना लड़कियों के लिए वास्तव में एक संसाधन बन सकेगी या नहीं, या पुरानी योजना जैसी कम परिणाम ही दे पाएगी, या इससे तय होगा कि उपयोगी शैक्षिक सहायता और समय पर कैश ट्रांसफर के साथ इसे किस तरह से जोड़ा जाए कि लड़कियां अधिक सीख सकें और सफल हो सकें। क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं, ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्रियान्वयन है, तो योजना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसका इंप्लीमेंटेशन है। जो हमें दिख रहा है ये बड़ी बात नहीं है, वो हमें मिल रहा है या नहीं ये ज्यादा बड़ी बात है। तो ये मिलने पर ही ज्यादा सफलता और इसकी असफलता का मूल्यांकन हो पाएगा। लखपति बिटिया महत्वपूर्ण सुधार क्या हुआ? इसमें पिछली योजना की तुलना में 4 सुधार किए गए। पहला सुधार देखिए, नई योजना में सरकार अब हर योग्य लड़की के लिए 56,000 रुपए अलग अलग किस्तों में जमा करेगी। ये किस्तें लड़की की पढ़ाई और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण चरणों पर दी जाएगी, बढ़ती जाएगी। ब्याज सहित यह राशि 1 लाख रुपए हो सकती है लाडली योजना की तुलना में, जिसमें 36,000 रुपए दिए जाते थे, और यह उसकी तुलना में यह 55% अधिक रकम होगी। नई योजना के मुताबिक जन्म के समय 11,000 रुपए, कक्षा 1 से 1, 6, 9 और 12 में दाखिले पर हर बार 5,000 रुपए, 10वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए, ग्रेजुएशन या मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के दौरान किस्तों में कुल 20,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, शिक्षा का दायरा पहले स्कूल तक था, जिसे बढ़ाकर स्नातक या डिप्लोमा कर दिया गया है। यदि लड़की उच्च शिक्षा पाती है तो अब 20,000 रुपए की अतिरिक्त किस्तें जमा की जाएंगी और 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र में स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने के बाद उसे मूलधन व ब्याज सहित पूरी रकम दे दी जाएगी। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि भारत में लड़कियों के लिए चुनौती अब सेकेंडरी स्कूल पूरा करने की नहीं है, वो कर ले रही हैं, बल्कि उच्च शिक्षा पूरा करने की है, क्योंकि इसमें पैसे और समाज की रुकावटें ज्यादा हैं। भले ही नौकरी मिलने पर उच्च शिक्षित होने की वजह से लड़कियों को आमदनी अधिक हो। तीसरा, योजना अब पूरी तरह से डिजिटल कर दी जाएगी। योजना को अब पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा। सरकार ने बताया है कि पुरानी योजना में 186 लाख खाते ऐसे हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया। इससे पता चलता है कि पिछली योजना में दावा करने में कितनी दिक्कतें आई थीं। और चौथा सुधार यह किया गया, इसमें योग्यता का मापदंड भले ही पहले जैसा है, लेकिन आय की सीमा बढ़ाकर अब 1.2 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। इससे योजना का कवरेज कुछ बढ़ गया है। इससे बालिका शिक्षा के लिए बढ़ता नगद प्रोत्साहन भी मिलेगा। अच्छा, लड़कियों को लेकर के, लैंगिक समानता को लेकर के पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे पहली पहल किसने की, सबसे पहली शुरुआत इसमें किसने की है? तो 1990 के दशक में शुरू की गई हरियाणा की अपनी बेटी अपना धन योजना देश की पहली बड़ी सशर्त नगद हस्तांतरण योजना थी। ये कब शुरू किया गया था? 1990 में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और अभी ऐसी ही पहल उत्तर प्रदेश सरकार में शुरू किया गया। अब सवाल उठता है कि हरियाणा में ही ये योजना क्यों शुरू की गई? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां पर लैंगिक असमानता सबसे अधिक था, जहां पर आप देखते हैं कि वहां सेक्स रेशियो भी सबसे कम है। इसलिए ऐसी पहल हरियाणा में भी बहुत पहले की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी जो वहां की लाडली योजना है उसका नाम बदल करके अभी नई योजना के साथ ऐसा किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हाल ही में किस राज्य में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए, दो योजना एक साथ शुरू हुई भैया 2026 में। एक स्कूल चलो अभियान, एक योजना तो शुरू हुई है स्कूल चलो अभियान, एक योजना शुरू हुई है स्कूल चलो अभियान, और एक स्कूल चले हैं, एक योजना का नाम है स्कूल चले हम योजना। स्कूल चले हम योजना, बहुत बारीक सा अंतर है, जल्दबाजी में पढ़ेंगे दोनों योजना एक के जैसे लगेगी। स्कूल चलो योजना कह सकते हैं इसे, और इसे हम स्कूल चले हम योजना कह सकते हैं। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, और कब शुरू की है? 2026 में। और स्कूल चले हम योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये योजना 2026 में शुरू की है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति बढ़ाना, विद्यालय में उनका ठहराव बढ़ाना, और साक्षरता दर को बेहतर करना, और साक्षरता दर को बेहतर करना इसका लक्ष्य है। हालांकि ये स्कूल चले हम अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2026 को भोपाल से, कहां से? मध्य प्रदेश के भोपाल से स्कूल चले हम अभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में नामांकन एनरोलमेंट बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसके तहत छात्रों को मुफ्त साइकिल भी दी जा रही है। एक खास बात ये मैंने आपको नहीं बताया, जिसके तहत छात्रों को किताबें और स्कूल तक जाने के लिए साइकिल भी दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, मुफ्त साइकिल और किताबें और शैक्षणिक सामग्री वितरित की जाएगी। स्थान क्लियर हो गया। अवधि 1 से 4 अप्रैल 2026 में प्रथम चरण में शुरू होगी। लक्ष्य 1.45 करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। 0% ड्रॉप आउट दर प्राप्त करना। विशेषता, इस दौरान प्रवेश उत्सव मनाकर बच्चों का सरकारी स्कूलों में स्वागत किया गया। यह अभियान शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए प्रवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है। अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में अलग अलग नामों से स्कूल चले अभियान, स्कूल चलो हम अभियान शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान 2026, जबकि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान 2026-27 का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश स्कूल चले हम अभियान 2026 जो है ये भोपाल से शुरू हुआ, नामांकन भी बता दिया, और उत्तर प्रदेश की योजना भी आपको मैंने बता दी है। ठीक, दोनों बातें याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन न होने पाए। आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल पूछा गया है कि भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो भारत ने मानवीय सहायता के रूप में मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल, कितना? 1000 मीट्रिक टन चावल मानवीय सहायता के रूप में, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और आर्थिक संकट से उबारना था। किसे? बुर्किना फासो को। किसको? बुर्किना फासो को। ये एक स्थलरुद्ध देश है। यह एक कैसा देश है? यह एक स्थलरुद्ध कंट्री है, यानी कि स्थलरुद्ध देश है। बुर्किना फासो जो है कि स्थलरुद्ध देश है, जो कि फ्रांस से स्वतंत्र होकर अलग हुआ था, और यहां पर आर्थिक संकट और खाद्य सुरक्षा के लिए मदद की गई है। मध्य अफ्रीकी देशों की बात किया जाए तो ऐसे मध्य अफ्रीकी देशों के लिए भी भारत ने ऐसी मदद की है। मध्य अफ्रीकी देशों के लिए भी भारत ने ऐसी मदद की है, क्योंकि अगर हम मध्य अफ्रीकी देशों की बात करें तो मध्य अफ्रीकी देशों में अगर हम नाम लेते हैं तो उसमें किसका नाम आता है? तो ऐसे देशों के अंतर्गत हम देखते हैं मलावी और सियरा लियोन। मध्य अफ्रीकी देशों में हम देखते हैं
मध्य अफ्रीकी देशों में भारत ने ऐसी मदद, ऐसी आर्थिक सहायता, ऐसी खेप, सियरा लियोन नाम सुना है, सियरा लियोन को भेजी है, मलावी को भेजी है। अरे भारत ने ऐसी मदद तो अपने पड़ोसी देशों नेपाल की भी की है, श्रीलंका की भी आपातकाल के समय में की थी। तो भारत फर्स्ट नेबरहुड की नीति को भी अपनाता है और दुनिया में कहीं भी आर्थिक संकट, भुखमरी या खाद्य असुरक्षा होती है तो भारत पहले अपनी कदम बढ़ाता है। जो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बुर्किना फासो हो जाएगा। ठीक। भारत ने अप्रैल 2026 में मानवीय सहायता के रूप में बुर्किना फासो को 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी। यह सहायता वहां के कमजोर समुदायों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जो राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। सहायता 1000 मीट्रिक टन चावल, देश बुर्किना फासो, उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और मानवीय संकट से राहत। संदर्भ भारत की ग्लोबल साउथ नीति के तहत विकासात्मक प्रतिबद्धता है। इसका संदर्भ किससे है? भारत की ग्लोबल साउथ नीति के तहत विकासात्मक प्रतिबद्धता है। हाल ही में मार्च 2026 में भारत ने अफ्रीका के सूखा प्रभावित देश मलावी और सियरा लियोन को भी 1000 टन चावल सहायता के रूप में भेजा है। बुर्किना फासो कहाँ का है? ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है, जिसकी राजधानी अब चर्चा में आ जाएगी, ओगाडोगू है। क्या है? ओगाडोगू इसकी कैपिटल है। यह 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ और पहले अपर ओल्टा के नाम से ये जाना जाता था। यह देश सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 2025 में 94 टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था। बुर्किना फासो के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जानना है, इसका भूगोल देख लीजिए। यह माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट से घिरा हुआ है। अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और सोने के निर्यात पर आधारित है। कपास, ज्वार, बाजरा और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। संसाधन, यहाँ सोने के बड़े भंडार हैं। यह भारत को बड़ी मात्रा में सोना निर्यात करता है। राजनीति, यहाँ अक्सर अस्थिरता रहती है और यह अर्धराष्ट्रपति गणराज्य के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या, 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाला यह देश एक गरीब लेकिन खनिज समृद्ध राष्ट्र है। भाषा, आधिकारिक भाषा यहाँ की फ्रांसीसी ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, एक रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट किसकी आई है? एक्सेस नाउ रिपोर्ट। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट आई है। अभी एक रिपोर्ट आई है एक्सेस नाउ की रिपोर्ट। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट, हाल ही में जारी एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो एक्सेस नाउ रिपोर्ट जो है, एक्सेस नाउ रिपोर्ट जो है, यह इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट जारी करता है। यह इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट जारी करता है कि किस देश में कितनी बार इंटरनेट को बंद किया गया। इसमें लगभग 52 देशों के मूल्यांकन किए गए, नियर अबाउट 52 देशों का मूल्यांकन किया गया। और 2017 की तुलना के बाद 2025 में भारत में सबसे कम बार, भारत की बात हो रही, भारत में सबसे कम बार इंटरनेट शटडाउन हुआ, केवल 65 बार, केवल 65 बार। वहीं 2025 की अगर बात किया जाए तो म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार में 95 बार शटडाउन किया गया। क्या? 95 बार शटडाउन किया गया, जिसकी वजह से यह म्यांमार शीर्ष पर है। म्यांमार शीर्ष पर है और भारत का स्थान इसमें दूसरा है, यानी भारत की सेकंड पोजीशन है। भारत का स्थान इसमें दूसरा है, यानी कि भारत की इसमें क्या है? सेकंड पोजीशन है। तो अभी हाल ही में एक्सेस नाउ की रिपोर्ट आई, जिसका नाम इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 है। ये वैश्विक स्तर पर भारत को दूसरा स्थान देती है। वैसे 2017 के बाद भारत में बहुत बार नेट को बंद किया गया, बहुत बार शटडाउन हुआ, लेकिन उस शटडाउनों में 2017 के बाद 2025 में सबसे कम बार शटडाउन हुआ, केवल 65 बार, इसलिए भारत का स्थान दूसरा आ गया। और म्यांमार में 2025 में लगभग 95 बार शटडाउन हुआ, इसलिए यहाँ पर इसको शीर्ष स्थान पर रखा गया। सबसे ज्यादा बार यहाँ पर शटडाउन हुआ है। तो ये अच्छी बात नहीं है नंबर 1 पे रहना, ये बुरी बात है नंबर 2 पे नंबर 1 पे रहना। कुछ नंबर 1 आपको बुरी जगह ले जाते हैं। आप नंबर 1 भ्रष्टाचार हैं तो बहुत बुरा है, आप नंबर 1 ईमानदार हैं, ये अच्छी बात है ना। तो ये बुरे चीजों में म्यांमार नंबर 1 पे आया है। और ये होता क्यों है शटडाउन? सांप्रदायिकता के कारण, हिंसा के कारण, विद्रोह के कारण,
किसी आपात स्थिति के कारण ही ऐसे शटडाउन किए जाते हैं। किसी भी देश के भीतर शटडाउन का लगना वहाँ की लोकतांत्रिक अस्थिरता को दर्शाता है, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है, वहाँ पर हिंसा को दर्शाता है, वहाँ पर सांप्रदायिकता को दिखाता है, वहाँ पर अशांति को दिखाता है, वहाँ की आपात स्थिति को दिखाता है। राइट, इतनी बातें यहाँ पर जाननी है। तो भारत के स्थान इसमें दूसरा रहा। आज के सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन पढ़ा के मैं समाप्त करूंगा। मैंने सारी डिटेल दे दी है, ये डिटेल सारी आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में कि 2016 में कितनी बार, 17 में कितनी बार, 16 में कितनी बार, 17 में कितनी बार, 18 में कितनी बार, 19 में कितनी बार, और 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, सब पूरी डिटेल रिपोर्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, इसको आप देख भी सकते हैं। बाकी जो इसका कीवर्ड था वो मैंने आपको समझा दिया। आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल में सीधे आपकी व्याख्या पर आऊंगा। सबसे अंतिम सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पहली बार यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल किया गया है? अगर इस सवाल को आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो प्रत्येक बच्चे को लगेगा तो अपना किंग कोहली ही होगा। अगर कोई वैश्विक स्तर पर कोई कारनामा ऐसा किया है तो अपना किंग कोहली ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पहली बार यूएस मेजर लीग क्रिकेट शामिल किया गया है? उनका नाम रविचंद्रन अश्विन है, न कि विराट कोहली है, न कि एमएस धोनी है। जबकि कॉमन सेंस से आंसर लगाएंगे तो आपका दिमाग विराट कोहली और एमएस धोनी की तरफ जाएगा। आइए सीधा डिटेल व्याख्या बताते हैं इसकी आपको। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अमेरिका स्थित यूएस मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बनने जा रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने मेजर लीग क्रिकेट सीजन 2026 के लिए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ करार किया। किसके साथ करार किया? दूसरा पॉइंट इसको नोट करना है, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ करार किया है। अश्विन के नाम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों की अगर हम बात करते हैं तो ये 287 मैचों में कुल 765 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं। एक बड़ी उपलब्धि देश की है। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 7वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है और आईपीएल के इतिहास में टॉप 5 में शामिल हैं। पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में 7th बॉलर हैं, इंडिया के नहीं पूरे विश्व के बॉलरों में। अश्विन उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने वर्ष 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और वर्ष 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। अश्विन वर्ष 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे और पिछले साल उन्होंने अपना इंडियन प्रीमियर लीग कैरियर भी खत्म कर दिया था। अश्विन की उपलब्धियों की बात किया जाए, 39 वर्ष के अश्विन जो टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले थे, लेकिन घुटने की चोट के कारण वहां ये नहीं खेल पाए। अश्विन आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपने घरेलू फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ राइजिंग पुणे सनराइजर्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेला है। यूएस मेजर क्रिकेट लीग 2026 क्या है सर? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स अपना सीजन 19 जून 2026 को डलास टेक्सास के पास ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम में एलए नाइट राइडर्स के खिलाफ शुरू करेगी। यह टूर्नामेंट 18 जुलाई 2026 को फ्रेंचाइजी के घरेलू मैदान ओकलैंड कोलिजियम में खत्म होगी। फ्रेंचाइजी ने इससे पहले अपने विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट से कप्तान मैट शॉट, कूपर कोनोली, जेवियर बॉटलैंड, फिन एलन और हारिस रऊफ को रिटेन किया है। घरेलू खिलाड़ियों में संजय कृष्णमूर्ति, हसन खान, ब्रॉडी गाउच, जुआनाय जैसे खिलाड़ी भी इसमें रिटेन किए गए हैं। इसी के साथ मेरी देश दुनिया की तमाम खबरें आज समाप्त हुई। आज रिवीजन नहीं है, आज अभ्यास प्रश्न नहीं है, आज जीएस का बेसिक नहीं है, आज कुछ अलग से करंट अफेयर का रिवीजन नहीं है। इसलिए क्योंकि आज का क्लास जो था 7 की 7 सुर्खियां 4 स्टार की हैं। इसको सबको दिमाग में ही सेट करना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद 90% तो आपको तैयार हो गया होगा कि मुजबानी बोल सकते हैं आप। लेकिन पीडीएफ जब मिलेगी एक बार पीडीएफ का रिवीजन करिएगा। टॉपिक वाइज जाकर खेल वाला खेल में, पुरस्कार वाला पुरस्कार में, सम्मेलन वाला सम्मेलन में नोट्स बनाइएगा। स्टैटिक जीके में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, उसको ऐड ऑन करते रहिए। बस ये काम निरंतरता के साथ करते रहिए। करंट अफेयर का काम, स्टैटिक जीके का काम, जीएस बेसिक का काम आपका हमेशा आसान बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कमेंट करके सारे विद्यार्थी जरूर बताइएगा पूरा सेशन कैसे रहा। मैं फिर मिलता हूं कल शाम को 7 बजे इसी चैनल पर देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।